बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हमने MGD 201 के लास्ट मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी इसके हवाले से बात करनी है। 103 स्लाइड्स हैं। अगर तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हुई तो हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है ये देखने से पहले हम देखेंगे डिविडेंड क्या है। लेकिन उससे पहले ये देखें, कोई भी बिजनेस जब कंडक्ट होता है, कोई बिजनेस किया जाता है, उसका मकसद पैसा कमाना होता है। अब हमने ये भी सीखा हुआ है कि बिजनेस तीन तरह के होते हैं। एक सोल ट्रेडरशिप होता है जिसको जो एक ही बंदा चलाता है, जिसे वाहद मुल्कियती कारोबार भी कहते हैं। एक पार्टनरशिप होती है जिसे 2 से लेकर 20 तक पार्टनर जिसमें होते हैं, मिल के लोग उसको चला रहे होते हैं। और तीसरी कंपनी होती है, वो प्राइवेट हो पब्लिक हो। हमारा जो मेन कंसर्न होगा पब्लिक कंपनी होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर जो पैसा वो जनरल पब्लिक का, आम पब्लिक का होता है। कंपनी पैसा कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है। अब वो प्रॉफिट पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाएगा, वो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। यानी किस शक्ल में वो प्रॉफिट पहुंचाया जाता है, कितना प्रॉफिट दिया जाता है, क्या तरीकाकार होता है, क्या उसकी पॉलिसी होती है। वो जो प्रॉफिट जनरल पब्लिक को दिया जाता है, उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है जी, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन डेफिनेशन वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। 13th मॉड्यूल है, लास्ट मॉड्यूल है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दें। जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसमें कमेंट लाजमी किया करें, उसको लाइक किया करें। एक मोटिवेशन होती है हमारे लिए भी। ठीक है, खैर वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के, पब्लिक कंपनी के जो मालिकान होते हैं, वो अल्टीमेटली वो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर कहते हैं हिस्से को। और कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से पहले ही बना चुकी होती है। कंपनी का जितना सरमाया होता है उसके कंपनी ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता है। और फर्ज करें कंपनी का जो सरमाया है, हम वो मिसाल ले लेते हैं जी। जी, कंपनी का जो सरमाया है वो है जी 3 3 7, हाँ 10 करोड़ का। अब इस 10 करोड़ के सरमाए को कंपनी ने क्या किया, 1 करोड़ शेयर्स बना दिए एट द रेट ऑफ ₹10। अब ये 1 करोड़ शेयर्स है, 1 करोड़ हिस्से हैं, और हर हिस्सा ₹10 का है। और जो के पास ये शेयर्स होंगे उनको हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस प्रॉफिट को कहा जाता है डिविडेंड, पेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो किस में से पे किया जाता है, रिटेन अर्निंग्स में से। खैर ये डायरेक्ट बात, ये रिटेन अर्निंग नहीं है। कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं, उसने यहाँ पे थोड़ी सी बात मिक्सिंग कर दी है। इन अर्निंग को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक डिविडेंड दे दिया जाता है, और दूसरा रिटेन रख लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है। जिन्हें पास रखा गया वो रिटेन अर्निंग्स कहलाएंगी, और जो दे दिया गया उसे डिविडेंड कहला जाता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। हाँ, अगर पहले से रिटेन अर्निंग पिछले साल पड़ी हुई है, इस साल प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड दिया जाता है। अब ये बात ठीक है, सालाना भी दिया जाता है और 6 मंथ भी दिया जाता है। 6 मंथ के बाद इंटरम डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट चलेंगे जी, डिविडेंड क्यों दिया जाता है। ऑब्वियसली जिस बंदे ने पैसा लगाया, जो इन्वेस्टर है, उसे रिटर्न चाहिए। रिटर्न उसे दिया जाएगा या तो डिविडेंड की शक्ल में या कैपिटल गेन की शक्ल में। अब डिविडेंड तो मिसाल के तौर पर फर्ज करें जी ₹2 पर शेयर मिला, ये डिविडेंड हो गया। और जो फेस वैल्यू थी शेयर की, जो पहले 10 थी, वो कन्वर्ट होके ₹15 हो गई। तो ये जो डिफरेंस है ₹5 का, ये कैपिटल गेन कहलाता है। इन दो शक्लों में रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को दिया जाता है। अब जो डिविडेंड होता है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज हो जाता है। एक कॉमन शेयर डिविडेंड, एक प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड। ये कैटेगराइज कैसे होता है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये दो हिस्सों में कैटेगराइज होते हैं। कॉमन शेयर्स होते हैं,
और एक प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। अब ये दो हिस्सों में क्यों कैटेगराइज होते हैं, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं जब जहाँ पे हमने शेयर की टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो कंपनी के रेगुलर शेयर्स होते हैं, आम रूटीन में जो कंपनी का सरमाया होता है, वो जो शेयर में कन्वर्ट किया जाता है, वो कॉमन शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता कंपनी को हर साल प्रॉफिट, और लाजमी नहीं होता कंपनी हर साल डिविडेंड दे। तो फिर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि जी हमें हर साल डिविडेंड चाहिए। अब किस साल नहीं, 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 30 साल मिल गया, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। ऐसे लोगों के लिए प्रेफर्ड शेयर इशू किए जाते हैं जिनमें फिक्स्ड डिविडेंड एवरी ईयर मिलता है। अब बात यह है कि अगर एवरी ईयर फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा तो ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन खैर इसकी जो डिटेल है ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछले प्रीवियस वीडियोस देखें, जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वहां पे हमने डिस्कस किया, और जहां पे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा वहां भी हमने इसको डिस्कस किया। फिर हमने जहां पे बॉन्ड और स्टॉक को पढ़ा वहां भी डिस्कस किया। 3 जगह पे ये डिस्कस हो चुका है प्रीवियसली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। प्रेफर्ड में डिविडेंड फिक्स तो होता है, लेकिन बहुत थोड़ा डिविडेंड होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि इनको वोटिंग राइट नहीं होता। कॉमन के पास रियल ऑनर, इसका मतलब है कॉमन वाले होते हैं, प्रेफर्ड वाले रियल ऑनर्स नहीं होते। आगे प्रोसीड करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी हमारी चल रही है जी। सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी क्या होता है? वो तरीका का, वो सिस्टम, वो प्लानिंग जिसके थ्रू हम अपनी रैशनल आउटकम्स को अचीव करते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीजन टू अचीव रैशनल आउटकम्स। ठीक है जी, प्रोसीड करेंगे। डिविडेंड पॉलिसी का द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड है वो, कि डिविडेंड किस तरह देना है, कितना देना है, किस तरतीब से देना है, कब देना है, ये प्रॉपर एक पॉलिसी होती है। अब ये जो पॉलिसी होती है दो तरह की होती है, एक इररेलेवेंस पॉलिसी ऑफ डिविडेंड होती है और एक रेलेवेंस पॉलिसी ऑफ डिविडेंड होती है। इनको आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जी अब ये आ गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं, इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक को कहलाता है, एक जो डिविडेंड दे दिया गया और दूसरी रिटेन रख लिया गया। यानी कि ये जो रिटेन रखी गई, ये ऑब्वियसली इसी को रेशियो होगी, कोई परसेंटेज होगी। जो डिविडेंड की रेशियो है उसे पे आउट रेशियो कहते हैं, और जो रिटेन अर्निंग की रेशियो है उसे रिटेंशन रेशियो कहते हैं। आरआर से डिनोट होता है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, प्रॉफिट का वो परसेंटेज डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। डिविडेंड पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर के फाइंड आउट होता है। वेयर डिविडेंड, ये तो हो गया, ठीक है जी। आगे प्रोसीड करेंगे। रिटेंशन, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड, वो हिस्सा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो रिटेन रखा गया, उसे रिटेंशन रेशियो कहते हैं। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ जी। इफेक्ट ऑफ डीपीओ एंड आरआर। जी, डीपीओ डिविडेंड पर शेयर अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ को रिड्यूस करता है, लेकिन हमारे कैपिटल गेन को इंक्रीज करता है, क्योंकि कंपनी अगर डिविडेंड देगी, प्रॉफिट्स देगी शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा कंपनी के शेयर्स में, और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनकी वो बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो कैपिटल गेन इंक्रीज होता है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। रिटेंशन रेशियो से कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हम रिटेन रखेंगे उतनी हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे जी। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है उसको बाद में देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। डिविडेंड यील्ड कहते हैं जी, डी वाई से डिनोट इसको कर लेते हैं, जितना डिविडेंड पे हुआ डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये डिविडेंड यील्ड टर्म is also used to output. Here yield means return, the return of investor on the current market price of investment। जितना उन्हें रिटर्न मिला जी, रिटर्न बेसिकली डिविडेंड है, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की यानी कि मार्केट प्राइस, ये डिविडेंड यील्ड कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे।
स्टॉक यील्ड क्या होगा? द टोटल रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स विद रेफरेंस टू करंट मार्केट प्राइस। जी स्टॉक यील्ड कैसे आती है, मैं इसका फार्मूला शायद आगे में मिल जाए, देख लेते हैं, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ जी। और इसमें होता है कि किसी भी स्टॉक की एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। ये क्या कहलाता है? ये जी आपका स्टॉक यील्ड है। प्रोसीड करेंगे। Dividend is declared percentage of par value. Dividend yield is relating to dividend per share to per share price, market price। ये बातें सारी हो गई हैं, ठीक है जी। आगे प्रोसीड करेंगे। एक्टिव पैसिव डिविडेंड, डिविडेंड पैसिव रेजिडुअल। Elements of dividend passive residual refer to leftover profit having no investment opportunity। जी अब एक्टिव और पैसिव डिविडेंड क्या होता है, इस पे बात करेंगे जी डिटेल में। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको गूगल पे जाके देखते हैं, कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्टिव एंड पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। ले जी हमारे पास आ गया। In contrast, context of dividend policy, passive and active refer to different approaches of company can take in distributing the profit to shareholders. A passive dividend policy implies that dividends are paid out only if the company has excess funds that it cannot reinvest more profitably। जी कंपनी के पास एक्सेसिव फंड्स हैं जिनको कंपनी री इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, तो कंपनी जब डिविडेंड दे देगी तो पैसिव डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगी। क्या मतलब? ये कंपनी पहले ये देखती है कि मैंने री इन्वेस्ट कितना करना है और जो बच जाए वो शेयर होल्डर्स को पे करेगी। ये नहीं कि कंपनी की प्रायोरिटी डिविडेंड नहीं होगी, कंपनी की प्रायोरिटी री इन्वेस्टमेंट होगी। Conversely, active dividend policy involves more proactive approach where the company actively manage to dividend payout to meet investors' expectations or to achieve specific financial goals। यानी कि एक्टिव पॉलिसी में कंपनी की प्रायोरिटी डिविडेंड है, पहले कंपनी डिविडेंड देगी, फिर देखेगी कि हमें कौन सा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है बचे हुए पैसों से। पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में कंपनी पहले ये देखेगी कि मुझे सॉरी री इन्वेस्ट कितने करने हैं और जो बच जाएंगे उसके बाद वो डिविडेंड पे करती है। वापिस आते हैं जी। बातें सारी क्लियर हो गई तो फिर हम आगे डिविडेंड स्टेबिलिटी पे चलते हैं जी। स्टेबल डिविडेंड, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि इसके अंदर कंपनी हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को पे करती है। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा अमाउंट रिटेन रख लिया, कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो जो रिटेन रखा हुआ उसमें से डिविडेंड दे दिया, लेकिन हर साल डिविडेंड लाजमी देती है। इसमें कांस्टेंट पे आउट होता है और फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की फिक्स परसेंटेज कर ली जाती है या कांस्टेंट पे आउट या अमाउंट कांस्टेंट कर ली जाती है। अब फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन करंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जो क्यूमुलेटिव ऑलरेडी प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं वो करंट प्रॉफिट, उन्हीं के लिहाज से कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कितना डिविडेंड देना है, ताकि कंपनी, इससे कंपनी को ये फायदा होता है, कंपनी के जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहती है, कंपनी की मार्केट प्राइस स्टेबल रहती है, कंपनी की मार्केट में वर्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट आती है पे आउट। इन स्टेबल डिविडेंड डिविडेंड पे आउट इज नॉट कांस्टेंट। जब तक हमने डिविडेंड स्टेबल कर दिया तो पे आउट रेशियो कांस्टेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारी इस साल अर्निंग 1 लाख थी, हमने कहा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगले साल हमारी अर्निंग 1,50,000 की होगी, हमने कहा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगले साल हमारी अर्निंग सिर्फ 60,000 की हुई, हमने कहा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखिए हमारा डिविडेंड स्टेबल है हर साल, अर्निंग कम ज्यादा होती रहती है। अब यहाँ पे आप 50% पे आउट रेशियो कह सकते हैं, यहाँ पे 33% है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कोई मेरा ख्याल है आई थिंक सो के 5/6 है, तो 16.67% नहीं सॉरी 83% है। 83% जी हमारा डिविडेंड पे आउट है। तो डिविडेंड पे आउट मुसलसल हमारा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे जी। स्टेबल डिविडेंड प्रेफरेंस,
Shareholder prefer fixed dividend over time, regular sources of income, certainty, informational content. Obviously shareholder चाहते हैं कि हमें हर साल डिविडेंड मिलना चाहिए, अब आप फिक्स डिविडेंड कर देंगे या स्टेबल डिविडेंड कर देंगे तो शेयर होल्डर उससे सेटिस्फाई होंगे और अल्टीमेटली आपके शेयर की वर्थ बढ़ेगी। डिविडेंड दिया ही क्यों जाता है, मेन चीज ये है कि डिविडेंड देना ही क्यों है, जरूरत क्या है देने की? तो जरूरत ये है कि जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है उनको भी तो कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए। वो पैसा लगा के सो जाए, ऐसा तो नहीं होता। उनका पैसा लगाने का मकसद क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उन्हें ग्रोथ चाहिए, उन्हें अर्निंग्स चाहिए। तो अल्टीमेटली इस वजह से उन्हें डिविडेंड देना पड़ता है। व्हाई डिविडेंड आर नॉट पेड? किन सूरतों में डिविडेंड पे नहीं किया जाता? जब हमारे पास कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, हम वहाँ इन्वेस्ट करें, तो फिर भी हमें शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होती है कि जी हम हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम री इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी लिक्विडिटी अच्छी ना हो, हमारे पास कैश ही नहीं है, कंट्रोल में भी डिल्यूटेड इफ फर्दर शेयर्स आर इशूड, या अगर हमें फर्दर शेयर इशू करना चाह रहे हैं तो हम फिजिकल डिविडेंड देने के बजाय उन्हें स्टॉक दे देते हैं। बॉन्डिंग कोविनेंट्स आगे प्रोसीड करेंगे जी। टाइप्स ऑफ डिविडेंड आ गए। डिविडेंड तीन तरह के होते हैं जी, कैश डिविडेंड है, स्टॉक डिविडेंड है, स्क्रिप डिविडेंड और एनुअल या इंटरम डिविडेंड। बेसिकली कैश स्टॉक डिविडेंड है और स्टॉक स्प्लिट होता है बेसिकली, ये स्क्रिप डिविडेंड ये स्प्लिट है। कैश डिविडेंड क्या है? इन्वेस्टर्स प्रेफर कैश, लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड, मेन लीड टू बोरिंग। इन्वेस्टर्स कैश प्रेफर करते हैं, इसके लिए हमारे पास लिक्विड कैश होना चाहिए, समटाइम हमें बारो लोन भी लेना पड़ता है कैश डिविडेंड देने के लिए, और इससे क्या होता है हमारी मार्केट प्राइस जो है वो रिड्यूस कर जाती है। सोचने वाली बात है, मैं पीछे बताता आ रहा हूँ कि सॉरी जो जो कैश डिविडेंड है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी जो मार्केट प्राइस है कैश डिविडेंड से हमारी प्राइस, मैं पीछे बताता आ रहा हूँ कि इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस क्यों हो रही है? अब देखिए कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट प्राइस है उसकी 50 रुपीज। अब होगा क्या कि जब कंपनी डिविडेंड देगी तो उसे जब कंपनी डिविडेंड देगी, डिविडेंड देने पे फर्ज करते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया जी ₹5 पर शेयर। जिस बस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स हैं उसने क्या किया, उसने डिविडेंड लिया, वो मार्केट में गया और शेयर बेच दिया। तो इससे क्या होगा, डिविडेंड देने के फौरन बाद कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, उससे अल्टीमेटली कंपनी की प्राइस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम होना तय होता है। तो कंपनी खुद ही क्या करती है, कंपनी जब ₹5 डिविडेंड देगी तो कंपनी अपनी प्राइस को रिड्यूस करके 45 कर देगी कि जी 45, पहले 50 प्राइस थी, 5 डिविडेंड दिया, 45 प्राइस होगी, 5 वो डाल के 50 फिर पूरा हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइस रिड्यूस हो गई तो शेयर होल्डर को क्या फायदा हुआ? तो शेयर होल्डर को फायदा ये हुआ कि ये टेम्परेली प्राइस कम की गई है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए, और अल्टीमेटली 15 दिन बाद प्राइस वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। इससे जब 15-20 दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो जो या 1 महीना गुजर जाएगा तो वो एक जो माइंड मेकिंग हुई होती है इन्वेस्टर की कि जी मैंने फॉरेन शेयर बेच देने हैं, वो चीज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये मामला होता है। आगे प्रोसीड करेंगे। स्टॉक डिविडेंड, बोनस शेयर्स। जी स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के पास कैश नहीं है और कंपनी कहती है जी हमारे पास लिक्विड कैश नहीं है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को कैपिटल यानी कि स्टॉक इशू करती है। अब स्टॉक इशू करने का क्या मतलब है, कंपनी के पास, कंपनी ने क्या किया, पेमेंट ऑफ कंपनी शेयर्स एज ए डिविडेंड इंक्रीज द इशूड कैपिटल, परसेंटेज होल्डिंग डज नॉट चेंज, नो कैश आउटले, मार्केट प्राइस गोज डाउन। ऑब्वियसली इसमें मार्केट प्राइस डाउन जाएगी। क्या होगा, एक बंदे के पास 5 शेयर है, कंपनी ने कहा जिसके पास 5 शेयर है उसको एक और मिल जाएगा। पहले प्राइस 50 रुपए थी, जरा 5 250 हो गई, तो 6 अब 250 को 6 में डिवाइड करके जो प्राइस सेट होगी वही मार्केट में प्राइस सेट कर दी जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली 41.67 होगी, ये मार्केट में प्राइस सेट हो जाएगी। ये क्यों हुआ कि कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे
कि एम्प्लॉइज देखें कंपनी बड़ा पैसा कमा रही है और कंपनी हमें तो कोई बोनस वगैरह दे नहीं रही, तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। या कंपनी के पास एक्सेस कैश नहीं है और कंपनी के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं शेयर्स, तो कंपनी जो भी आईपीओ नहीं किया, शेयर्स नहीं किए, तो कंपनी कहती है चलो यार ये शेयर्स को दे दो शेयर होल्डर्स को, शेयर्स भी इशू हो जाएंगे, उनको डिविडेंड पे हो जाएगा, हमें को कैश भी नहीं देना पड़ेगा, कई वजूहत होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। जी स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट, अच्छा वो यहाँ वहां पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि हम स्टॉक को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पता चला जी कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू जो है वो ₹100 है। अब वो मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो 2400 है। ये एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है शेयर होल्डर्स के माइंड में कि कहते हैं कि इसी कंपनी की प्राइस बहुत ज्यादा चली गई है, 2400 प्राइस हो गई है, अब फर्दर इसकी प्राइस इंक्रीज होने की चांस नहीं है, तो बेहतर है मार्क एक कंपनी के शेयर्स बेच दो। जब कंपनी के शेयर्स बेचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। तो वो इन्वेस्टर के माइंड में ये चीज क्रिएट कर देती है, हाँ हमने पहले क्या हम सोच रहे थे कि प्राइस रिड्यूस होनी होनी है, अच्छा किया हमने टाइमली बेच दी है प्राइस रिड्यूस होने से पहले पहले। और वो बेसिकली प्राइस रिड्यूस हुई उनके बेचने की वजह से। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंपनी कहती है जी जिसके पास 3 शेयर्स हैं आपसे वो 5 कंसिडर होंगे, जिसके पास 2 शेयर्स हैं आपसे वो 5 कंसिडर होंगे। तो उसमें कंपनी ने क्या किया, 2400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। अब ये प्राइस जो है वो चली गई 4800 और 5 में डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगी, आई थिंक सो एक्सपेक्टेड है कि 960। जी 960 प्राइस रह गई। अब 2400 की जगह प्राइस 960 पे आ गई, तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स के माइंड में एक क्रिएट होना था मामला कि जी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है तो रिड्यूस होने वाली है, तो हम चेंज कर दें सेल कर दें, वो चीज खत्म हो जाती है। ये भी डिविडेंड की शक्ल होती है, कंपनी अपने शेयर्स को ही स्प्रेड कर देती है, जिससे इन्वेस्टर्स को ये कहा जाता है कि जिसके पास 100 शेयर्स है आपसे वो 150 कंसिडर होंगे या 200 कंसिडर होंगे, उससे कंपनी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों रिड्यूस हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देते हैं ऑब्वियसली। जी रिवर्स स्प्लिट क्या होता है कि हम यही काम रिवर्स में कर देते हैं कि कंपनी के शेयर्स पहले ऑलरेडी स्प्लिट किए थे, ऑलरेडी मार्केट की प्राइस कम थी, तो हम कहते हैं यार इसको रिवर्स स्प्लिट करो ताकि हमारी मार्केट प्राइस तो बढ़े। हमारा 100 रुपए का शेयर है और वो 120 के ऊपर जा ही नहीं रहा मार्केट में, तो दो को एक बना दो ताकि ये 240 का तो कंसिडर हो। इससे पावर वैल्यू इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज होते हैं, और हाई पावर वैल्यू रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, शेयर कैपिटल वही रहता है। बुक वैल्यू इंक्रीज, बुक वैल्यू भी इंक्रीज होगी और मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। स्टॉक रिडम्पशन, स्टॉक को रिडीम करना, रिडीम कहते हैं कैंसिल करना। कॉमन स्टॉक कैन नॉट बी रिडीम, कॉमन स्टॉक रिडीम नहीं होता, लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसे रिडीम किया जा सकता है क्योंकि वो रियल स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे जी ट्रेजरी स्टॉक। जब कंपनी अपना ही स्टॉक रीपरचेज कर ले तो उसे ट्रेजरी स्टॉक आएगा। परचेज ऑफ कंपनीज ओन स्टॉक, इशूड कैपिटल डज नॉट डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीज, और ये एज इन्वेस्टमेंट शो रहते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट में अपने शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस करना, सॉरी शेयर्स की अमाउंट रिड्यूस करना, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस करना। इससे क्या होगा कि कंपनी के शेयर्स की डिमांड जो है मार्केट में, शेयर्स जब कम हो जाएंगे तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइस राइज करेगी। दूसरा कंपनी अपने जो आइडल फंड्स हैं उनको री इन्वेस्ट अपने ही स्टॉक में कर लेती है और उससे कंपनी को कई फायदे होते हैं, ना कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड भी अपने पास ही रहेगा। इंक्रीज द रिटर्न ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कैन देयर आर नॉट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मे हैव पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट, इससे पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट भी होता है क्योंकि शेयर जब कंपनी ने खुद खरीद लिए तो मार्केट में शेयर्स की मिकदार कम होगी, जब मिकदार कम होगी तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट देगी शेयर प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट चलेंगे जी रिटेंशन और प्लोबैक। जी रिटेंशन और प्लोबैक के बारे में बात करेंगे। रिटेंशन रेशियो में पीछे बता के आया हूं क्या होती है कि पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच हैज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, प्रॉफिट का वो पोर्शन जो डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसे रिटेंशन कहते हैं। प्रॉफिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स शुड बी मैक्सिमाइज, अल्टीमेटली इससे शेयर होल्डर का रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होगा, कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज होगी, कंपनी उससे कंपनी को फायदा ही फायदा होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय रिटेनिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जी रिटेंशन रेशियो, प्रॉफिट रिटेन टू प्रॉफिट अर्न, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला प्रॉफिट जो रिटेन रखा
उसको प्रॉफिट अर्न में डिवाइड करते हैं, और ये मैं पीछे भी बता के आया हूँ। नेक्स्ट जी, वाई इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। प्रेफरेंस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मकसद क्या है? ज्यादा पैसा कमाना। कंपनी शुड मेक प्रूडेंट, ठीक है, डिसीजन फॉर मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। कंपनी का मकसद क्या होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे, इसलिए वो कंपनी इस तरह की पॉलिसीज बनाती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हाउ मच शेयर होल्डर विल गेट इफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। कितना शेयर होल्डर्स गेट करेंगे अगर प्रॉफिट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डज द कंपनी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट द प्रॉफिट टू हायर रेट। अब कंपनी अपना प्रॉफिट अगर री इन्वेस्ट करती है, उससे भी प्रॉफिट आएगा, तो फिर प्रॉफिट का अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट, शेयर होल्डर की वर्थ, वेल्थ जो है वो इंक्रीज करेगी। जी, एक्सेस रिटर्न, मार्केट रेट 14% है, रिटर्न ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस 19%, प्रॉफिट में भी री इन्वेस्टेड। अब मार्केट रेट 14% था, लेकिन आपने री इन्वेस्टमेंट की, तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का रिटर्न 19% हो गया, तो फिर री इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड। लेकिन अगर आपकी री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो, तो फिर री इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड नहीं है। डिविडेंड कंसिडरेशंस, इन्वेस्टर प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, टैक्सेस, डिविडेंड किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस है वो डिविडेंड है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए है, हम देखते हैं कि अवेलेबल प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, टैक्सेस कितने हैं। अब इससे डिविडेंड का एक और मामला होता है कि डिविडेंड जो है वो डुअल टैक्सेशन है, टैक्सेस है, डुअल टैक्सेबल है, ठीक है। डुअल टैक्सेशन होती है इस डिविडेंड पर। कैसे? एक तो कंपनी ने अपने रूटीन प्रॉफिट से 30 या 35% टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, उसके बाद जब कंपनी ने डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को, तो उसके उस डिविडेंड में से भी 15% गवर्नमेंट काट लेती है, तो ये डुअल टैक्सेशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब बारी आती है रेलेवेंस और इरेलेवेंस की। तो मेरा ख्याल है हम टॉपिक को यहीं रोक देते हैं। मैं करीबन अप्रोक्सीमेटली 25-26 मिनट का लेक्चर हो गया है। इतना ही लेक्चर हम अगला भी पढ़ा के, तो इसको हम 2 हिस्सों में करके तो कंप्लीट कर दें। काफी लेंथी लेक्चर है, 46 अभी स्लाइड 46 पे पहुंचे और वो 103 स्लाइड है। जी, इसमें उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।